नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनौलिया और आप देख रहे हैं क्रेडेंट टीवी। क्रेडेंट टीवी में आज है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा का जो त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है, और बुद्ध का जब नाम आता है तो ख्याल आता है शांति का, स्थायित्व का, आपकी उदारता का, उत्साह का, उत्थान का। तमाम चीज़ें प्रोग्रेस की तरफ नजर आती है, जो आदमी को आदमी से जोड़ती है, जीव को उसका जीव होना सिखाती है, और सिखाती है अप दीपो भाव, यानी खुद को जागृत किस तरह से करें। जब खुद को जागृत करने की बात आती है और जब देश के हालातों पर नजर पड़ती है तो देखते हैं कि सरहदों पर लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं। तो फिर लोगों में ऐसा क्या है, क्या निराशा भरी हुई है कि जो एक दूसरे को काट खाना चाह रहे हैं, मार देना चाह रहे हैं। फिरा गोरखपुरी साहब का एक शेर है, फरमाते हैं कि मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो बात करते हैं, मजहबों की बात भी नहीं है, शिक्षा समझ की बात भी नहीं है, कुछ और है जो लोगों के दिलों के अंदर घर किए बैठा है, उनके विश्वास को, उनके प्यार को दीमक की तरह चाट रहा है, जिसके वजह से आदमी को बैर नजर आ रहा है। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शांति, सौहार्द, प्रेम, उत्थान और शांति का पाठ, और मिलते हैं हमारे आज के अतिथि से। नमस्कार, मैं सुनील नारनौलिया शिक्षा सरोकार के आज के अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। स्वागत है आपका। और स्वागत की परंपरा में सबसे पहले मिलवाना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वास्तु आचार्य डॉक्टर वैशाली सिंह जी, जो एक्सपर्टाइज हैं वास्तु साइंस के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर, एस्ट्रोवास्तु के अंदर, न्यूमरोलॉजी के अंदर और टैरोट कार्ड रीडिंग के अंदर। डॉक्टर वैशाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सुनील जी। और हमारे साथ में जुड़ी हुई दिया वरवानी साहिबा, जो कि बहुत ही अद्भुत शख्सियत है, जिन्होंने अपना करियर है एक सीए की तरह, कहीं एमबीए की तरह, कहीं एचआर की तरह। मैं ये जो विधाएं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बात आती है व्यापार की, है, और फिर इन्होंने अपने आप को जोड़ दिया माइंडसेट कोच की तरफ, यानी कि आप व्यापार से विचार की तरफ मुड़ते हैं। तो जिस व्यक्ति ने स्वयं एक बड़ा ट्रांजिशन जो देखा हो जीवन के अंदर, वो दूसरों के जीवन के अंदर भी वही शांति, सौहार्द, प्रेम लाना चाहता है। और आज उन्होंने अपना एक मिशन बना लिया है कि लोगों को प्यार के जरिए, सम्मान के जरिए, एक रेजिलियंस की जो हम बात करते हैं उसके जरिए नर्चर करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं, और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है वो कर पाएं। दिया जी करीब 2000 से भी ज़्यादा जो लोगों की जिंदगियां हैं वो प्रभावित कर चुकी हैं, उन्हें समझा चुकी हैं, सिखा चुकी हैं कि आखिर किस तरह से जीवन को और बेहतर बनाया जा सकता है। इनका होलिस्टिक प्रोग्राम है जिसके जरिए एक वाइड स्पेक्ट्रम के अंदर काम किया जाता है, और सेल्फ लव की जो हम बात करें उसको भी अचीव किया जाता है, साथ ही साथ में जो फाइनेंशियल हार्मनी की हम लोग जो बात करते हैं उसको भी अचीव करने की कोशिश की जाती है। दिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद सुनील जी। आपको भी बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। जी, आभार, अभिनंदन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पहला सवाल मैं दिया जी से ही लेने की इजाजत चाहूंगा। दिया जी, पहला सवाल मैं ये लेना चाह रहा हूँ कि आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी है, इसमें आंतरिक शांति की बात करें, भावनात्मक संतुलन की बात करें, तो ये जो यात्रा है इसको कैसे शुरू किया जा सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि एक आपाधापी मची हुई है, एक अशांति मची हुई है। बहुत गहराई वाला क्वेश्चन है सुनील जी। जब हम आंतरिक शांति की बात करते हैं, इमोशनल बैलेंस की बात करते हैं, तो ये स्टार्ट होता है मुझसे। मैं बाहर से कुछ स्टार्ट नहीं होता है, जो भी स्टार्ट होता है मेरे अंदर से स्टार्ट होता है। तो मुझे अपना इनर वर्क करना चाहिए, अपने अंदर की तरफ काम करना चाहिए, अपनी शांति को लेकर। आप मॉर्निंग रूटीन्स बना सकते हैं कि सुबह उठते ही आप क्या करते हैं। जनरली लोग आजकल की जो दुनिया है उसमें जनरली क्या होता है कि सबसे पहले उठते ही सोशल मीडिया, आपका मोबाइल आपके बगल में रहता है। बट मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ मॉर्निंग का 1 घंटा और रात को 1 घंटा सोने से पहले मोबाइल ना लें। कोई भी स्क्रीन ना देखें, चाहे वो न्यूज़, टीवी हो, कुछ भी। अपने आप के साथ काम करें, बैठे जर्नलिंग करें, भगवान का शुक्रगुजार करें, ग्रैटिट्यूड लिखें। ये मेरी रोज की प्रैक्टिस होती है और मैं अपने क्लासेस में भी बताती हूँ कि कम से कम हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग आपको अपने आप को देना है। आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ध्यान करें, और थोड़ा सा राइटिंग करें जर्नलिंग के कि मेरा दिन कैसा था कल का, मैंने क्या किया, और फिर भगवान का शुक्राना करें कि जो भी हुआ, जिस तरीके से हुआ उसके लिए थैंक यू। कितनी सारी चीजें हमारे दिन में जो हम थैंक यू बोल सकते हैं पर हम नहीं बोलते। तो जब जब कोई
अनफॉरसीन सिचुएशन आती है, या जब जैसे कि माहौल चल रहा है अभी इन भारत में, तो सब लोग बहुत ज़्यादा ही विचलित है कि क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, क्या होगा। अपने आप के साथ जुड़ें, बैठें, जर्नलिंग करें कि मेरा क्या नुकसान हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या सोचता हूँ। जब आप बैठेंगे, जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे, अपने आप को देखेंगे, तो आपका मन शांत हो जाएगा, आपके इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप इनर पीस की बात करते हैं तो अपने आप के साथ कनेक्ट करना इज इनर पीस। जो आंतरिक शांति आप बोल रहे थे, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ कनेक्ट करके आएगी, बाहर से नहीं आएगी। बहुत सुंदर बात कही दिया जी आपने। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो शांति की हम तलाश कर रहे हैं वो कोई बाहरी चीज नहीं है, वो आपके भीतर से प्रस्फुटित होती है। और जैसे कि गौतम बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, कि आपके भीतर से प्रकाश यस। होता है और आप बाहर तक उसे फैलाते हैं। और अक्सर हम उस शांति की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, जबकि हमें दूसरों से डिटैच होकर, तमाम समस्याओं से डिटैच होकर अपने आप को भीतर की तरफ मोड़ना होता है। जैसा कि दिया जी कह रही है, फिर आपके भीतर एक दिया जलता है जिससे आप रोशनी पाते हैं, और पाते हैं शांति, पाते हैं सौहार्द, पाते हैं वो उत्थान जहां आप सबको समदृष्टि होकर देख सकते हैं। और बहुत खूबसूरत सी बात यहाँ पर दिया जी ने कही है कि चीजें हैं वो तो टल जाती हैं, लेकिन उसके बाद में आप कितना अपने आप को एडजस्ट कर पाए, कितना बढ़ा पाए, बड़ा महत्वपूर्ण है। वसीम साहब का एक शेर है दिया जी, आपकी नजर कहता हूँ, फरमाते हैं वसीम बरेलवी साहब कि रात को वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, देखना ये है सरागों का सफर कितना है। तो मुश्किलें तो पहले भी आई हैं और आती भी रहेंगी और हो भी रही हैं। देखना यह है इन मुश्किलों के दौर में कौन लोग हैं जो अपने आप को और बेहतर बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अगला सवाल मैं डॉक्टर वैशाली जी से लेना चाहूंगा। वैशाली जी, सवाल ये लेके हाजिर होता हूँ कि ध्यान की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आंतरिक शांति की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आंतरिक शांति और ध्यान को सहज रूप से बढ़ावा देने के लिए हम अपने घर को वास्तु सिद्धांतों के अनुसार किस तरह से अलाइन करें, कृपया उसका मार्गदर्शन करें। तो ये कहा जाता है कि जो भवन है वो भावना उसकी पुत्री होती है, और जिस तरह से वो बना होता है उसी तरह से आपकी भावनाएं आगे बढ़ती हैं। जी बिल्कुल। और जैसे कि अभी दिया जी ने भी बोला, इनर पीस की उन्होंने बात करी, तो इनर पीस की कनेक्टिविटी जो है वो हमें कब मिलेगी, जब हमारा घर संतुलित होगा वास्तु के अकॉर्डिंग। और वास्तु को ठीक करने के लिए हमें 5 तत्वों का संतुलन करना बहुत जरूरी है। 5 तत्व जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जब इन 5 तत्वों को आप संतुलित करके रखेंगे अपने घर में, एक बैलेंस, एक इनर पीस, एक वो इनर सोल की कनेक्टिविटी है, घर में सुख, शांति, समृद्धि, खुशियां बरकरार रहेंगी आपके घर में। अगर हम मेडिटेशन की बात करें, अपने इनर पीस की बात करें, मेडिटेशन की सबसे अच्छी जगह मैं आपको बताऊंगी नॉर्थ ईस्ट, जो होता है ईशान कोण। ईशान कोण आपको बिल्कुल अपने घर का हल्का रखना है। जैसे कि सब जानते हैं, ईशान कोण में मैं मंदिर भी बताती हूँ, मंदिर दिया जाता है, वहां पे देवी देवता की जगह है, आप पूजा कर सकते हैं वहां पे। अगर आपने वहां पे मंदिर नहीं स्थापित किया हुआ, फिर भी आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का चयन कर सकते हैं मेडिटेशन करने के लिए। वहां पे हल्के रंगों का आप चयन करें, जैसे कि लाइट ब्लू कलर ले सकते हैं, व्हाइट ले सकते हैं। उस जगह को खाली रखिए, हल्का रखिए, बिल्कुल हैवी ऑब्जेक्ट्स ना हो वहां पे। शाम के समय एक दिया जलाएं, सुबह वहां पे एक दिया जलाएं, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट में मैं कहूंगी, जब आपको इनर कनेक्टिविटी चाहिए तो आप वहां पे एक वाटर फाउंटेन रख सकते हैं, वहां पे एक पानी की व्यवस्था रख सकते हैं। वहां पे आप एक, अगर वाटर फाउंटेन भी नहीं है आपके पास, तो एक आप पानी का बोल ले सकते हैं, उसमें फ्रेश फ्लावर्स डाल के रखें पूरे घर में। या स्पेशली अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जहां आपको हम मेडिटेशन करने के लिए बता रहे हैं, वहां पे आप छोटे छोटे ग्रीन फ्रेश प्लांट्स भी रख सकते हैं। उससे क्या होगा, घर में फ्रेशनेस आएगी, आपके अंदर कामनेस आएगी, आपका कनेक्टिविटी उस ऊर्जा के साथ बनेगा जो आप अपना इनर सेल्फ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। एक ध्यान देने वाली बात यह है, जब आप मेडिटेशन करना चाहें या मेडिटेशन कर रहे हैं, वहां पे आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आसपास ना हो, स्पेशली मोबाइल ना हो, या मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स ना हो।
और अगर वहां पे एक बीम जा रहा है तो उस बीम के नीचे बैठने से बचना है आपको। जब आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, आप ये देखेंगे कि कैसे आप मेडिटेशन कर पा रहे हैं, आप संतुलित हैं और आपका घर भी संतुलित है। बहुत सुंदर बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वैशाली जी। और मुझे लग रहा है कि दर्शकों के लिए बात बड़ी महत्वपूर्ण। अक्सर जब योग करने बैठते हैं तो मोबाइल लेकर बैठते हैं, टाइमर लगाकर बैठते हैं, हम देखते हैं वीडियो के अंदर कि उसने टाइम लगा लिया है, चार्जिंग पॉइंट के पास में बैठ गए, इलेक्ट्रिसिटी के पास में बैठ गए हैं। तो डॉक्टर वैशाली जी कह रही हैं कि खुले वातावरण में बैठिए, मोबाइल जैसी चीजों से दूर रहिए, खुद को साधिए। आप देखिए खुद अपने आप को कितना इन तमाम समस्याओं से स्वतंत्र पाएंगे, मुक्त पाएंगे, शांत पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ बच्चल की स्थापना की बात कही नॉर्थ ईस्ट में, तभी आपके भीतर शांति की स्थापना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं एक बार फिर से हाजिर होता हूँ दिया जी की तरफ सवाल लेकर। दिया जी, बहुत से लोग होते हैं जो अपने जीवन में उद्देश्यों को लेकर बहुत उलझन में रहते हैं, अक्सर ये रहता है, क्लैरिटी नहीं रहती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसा कौन सा माइंडसेट शिफ्ट है जो उन्हें उनकी असली मकसद से दोबारा जोड़ सकता है? कृपया हमारा मार्गदर्शन करिए। बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, जबकि हम देख रहे हैं कि तनाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अवसाद की बात करें, एग्रेशन की बात करें, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। थैंक यू सुनील जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हम अपने पर्पस के साथ कैसे जुड़ें, फिर से कैसे जुड़ें? क्या क्या सच में हम जानते हैं कि हमारा पर्पस क्या है? हम ढूंढते रहते हैं पर्पस बाहर में कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे घर बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और फिर जब भी थोड़ा सा झटका लगता है लाइफ में तो मैं ये सब भूल भाल कर डिप्रेस हो जाता हूँ, डिसअपॉइंट हो जाता हूँ। कितने लोग मेरे पास आते हैं, मेरे क्लाइंट्स, जो बोलते हैं कि लाइफ में कुछ करने के लिए बचा नहीं है, मैं कुछ काम कर रहा था और मुझे लॉस हुआ करोड़ों का, और अब मेरे पास कुछ ही नहीं है करने के लिए क्योंकि मेरा पर्पस लॉस्ट हो गया है। क्या हमारा पर्पस, क्या हमने कभी सोचा है? जब हमें भगवान ने ये लाइफ दी तो क्या सोच कर दिया था, क्या पर्पस था मेरा? जब हम छोटे थे तो हमारा पर्पस क्या होता था? क्या होता था हमारा पर्पस? हम जनरली जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं अब, तो छोटे बच्चे, उनका क्या पर्पस होता है? मजाक करना, मस्ती करना, स्माइल करना, हैप्पीनेस। एक्चुअली हर एक सोल का यही पर्पस है, खुश रहना। ये सबसे बड़ा पर्पस है जो हमें भगवान ने दिया है। पर हम क्या करते हैं? हम खुशी ढूंढते हैं चीजों में, पैसे में, सिचुएशंस में, लोगों में, और इसीलिए हम बार बार डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि ये सारी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में क्या है? कौन है? मैं। मेरे कंट्रोल में मेरी अपनी खुशी है, मेरे कंट्रोल में मेरा जो चॉइस करती हूँ वो है, मेरे कंट्रोल में मेरी बातें हैं, मेरे अंदर की। शायद बाहर की सिचुएशंस भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट मेरा अंदर, मेरा अंतर मन, ये मेरे कंट्रोल में है। और यही मुझे मेरे पर्पस की तरफ ले जाएगा अगर मैं खुश रहूंगा। हम जनरली सोचते हैं कि मुझे ना अगर ये चीज मिल जाएगी, जैसे कि बहुत सारा पैसा मिल गया, तो ना मैं एक घर बनाऊंगा और फिर मैं बहुत खुश होऊंगा। दैट इज कॉल्ड अ हैव डू बी माइंडसेट, कि मेरे को मिलेगा, फिर मैं करूंगा, फिर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। जबकि आपको लाइफ मिली हुई है, आपको एक कैरेक्टर मिला हुआ है, आपको अपना एक यूनिक फॉर्म मिला हुआ है। यू आर ऑलरेडी, आप ऑलरेडी एक पर्सन है, एक पर्सनैलिटी कैरी करते हैं। हम अपने आप से जब बात भी करते हैं तो भी हम तो यही बात करते हैं ना कि मैं अगर बोलूँ अपने आप के लिए, मैं बहुत कंपैशनेट हूँ, मुझे प्यार मेरा कोर लैंग्वेज है, कोर वैल्यू है। तो ये क्या है? मैं हूँ, वो मैं बात करती हूँ। मुझे मिल जाए फिर मैं कुछ बन जाऊं से नहीं स्टार्ट होता है। मैं जो हूँ उसको नर्चर करूं, उसको और बढ़ाऊं अपने अंदर, तभी मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए। जब मैं जो हूँ, मैं बहुत कंपैशनेट हूँ, तो मैं क्या करूँ? मैं प्यार करूंगी, आई विल डू इट। पहले मैं बनूंगी, जो मैं हूँ, जो उसको ही नर्चर करके प्यार करूंगी, तब मुझे मिलेगा कुछ और जो मैं चाहती हूँ। बट हमारा माइंडसेट उल्टा है, इसीलिए जब नहीं मिलता है तो हम बनना भी नहीं चाहते। कितने लोग मेरे पास आते हैं कि दिया, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं अपने आप के साथ क्या करूं कि मैं काम कर पाऊं। तो मैं उनसे पूछती हूँ, आपको क्या चाहिए डिसिप्लिन होने के लिए? मतलब मुझे ना डिसिप्लिन होने के लिए एक शेड्यूल चाहिए, एक रूटीन चाहिए, मुझे ना ये सब बनाना है। बट ऑलरेडी उनका एक टू डू लिस्ट उनके पास होता है।
जब मैं पूछती हूँ मतलब आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, मैं जानता ही नहीं, मेरे पास टू डू लिस्ट है ही नहीं, तो मैं आगे नहीं, मुझे आप टू डू लिस्ट बनवाओ। कैसे बनवाऊं उस आदमी से टू डू लिस्ट जो बोलता है कि मैं बहुत विचलित बुद्धि का हूं, मुझे एंटरटेनमेंट पसंद है या मुझे बाहर की चीजें बहुत पसंद है, उसके साथ आप टू डू लिस्ट कैसे तैयार करोगे? पहले तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना जो आप हो। तो मैंने उनसे कहा कि आपको ऐसे क्यों लगता है टू डू लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं तो डिसिप्लिन कैसे बनूंगा? अरे पहले जो हो वो तो आप अपना एक्सेप्टेंस रखो ना, कि आई एक्सेप्ट दिस इज व्हाट इज माय रियलिटी, ये मेरी रियलिटी है, ये मेरा ट्रुथ है, मैं इसके साथ काम करना चाहता हूँ। जब द मोमेंट आप सोचोगे कि नहीं यार, हूं मैं ऐसा विचलित बंधा, मुझे टू डू लिस्ट नहीं बनती है मुझे, पर मुझे डिसिप्लिन बनना है, तो मैं क्या करूंगी? तो मैं अपने अपने रोज के व्यवहार में कुछ चीजें चेंज करूंगी, और जैसे ही मैंने एक्शन लिया, स्लोली स्टेडिली डिसिप्लिन भी बन जाऊंगी मैं। सॉरी। आपको अपने आप से क्वेश्चंस करने हैं। जब आप पर्पस की बात करते हैं तो आज मेरा पर्पस क्या है? सबसे पहला मेरा पर्पस है एक्सेप्टेंस। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूं मैं जैसा हूं। उसके बाद आता है होना, उसके बाद आता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं या मैं बहुत बड़ी कोच बनूं। जैसे मैं बोलती थी कभी किसी टाइम पे कि मुझे अच्छा कोच बनना है, तो अच्छा कैसे बनना है? पहले तो जो हूं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया, अपनी गलतियां देखी, अपना शैडो साइड देखा, उस पर काम किया, तो आज मैं कोच हूं। अगर मैं उस दिन बोलती 4 साल पहले कि नहीं नहीं, मुझे तो लोगों को अभी इम्पैक्ट करना है, जब अपने आप पर काम ही नहीं किया है, अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं किया है, तो कैसे कर पाती? तो हमारे एक्सेप्टेंस का बहुत महत्व है जब हम अपना पर्पस ढूंढ रहे होते हैं। और आपका पर्पस खुद ही आपके पास जब आप अंदर काम करते हैं अपने, वो आपके सामने आ जाता है। आप जानते हैं मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एमबीए किया हुआ है मैंने। सालों तक मुझे नहीं पता था मेरा लाइफ पर्पस क्या है। जैसे ही मैंने अपने इनर पर काम किया, तब मुझे समझ आया कि मेरा पर्पस लोगों की हेल्प करना है। और जैसे ही रियलाइज हुआ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था, जैसे ही रियलाइज हुआ मेरा सब कुछ चेंज हो गया, मेरी लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया। हमारे हमारे जीवन का पर्पस ढूंढना नहीं है इम्पोर्टेंट, पर्पस है आज अब इस मोमेंट पे मैं क्या फील कर रहा हूं। एम आई हैप्पी? खुश हूं? डू आई एक्सेप्ट माई सेल्फ? मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं मैं जैसा भी हूं? अगर हमने इन चीजों का क्वेश्चन का आंसर समझ लिया, तो हमारा लाइफ पर्पस उस मोमेंट के लिए हो गया। आप दूर ना जाएं कि मेरी एक्चुअली लाइफ का पर्पस क्या है। आपकी लाइफ है ये सांसें। अब बड़ी इस प्रेजेंट मोमेंट में क्या मेरा पर्पस है? मेरा जी, प्रेजेंट मोमेंट में पर्पस है आपके साथ रहना, आपके साथ बात करना। तो मैं ये नहीं सोचती मुझे किचन में काम करना है, मुझे वहां जाना है, मेरा पर्पस मेरा बच्चा देखना है, या मेरा पर्पस किसी और का। अभी मुझे एक कॉल आ रहा था अभी जस्ट नाउ, मैंने नहीं उठाया क्योंकि मेरा पर्पस एज दिस मोमेंट इज टू बी विथ यू, आपके साथ रहना, हमारी ऑडियंस के साथ रहना। दिस बहुत इज वॉट यू हैव टू डू, यही करना है आपको। बहुत बड़ी बात कही है कि आपके कदमों के तले ज़मीन सिर्फ वर्तमान की होती है। तो वर्तमान में जो आपके साथ है, अगर आप उसके साथ में सही ढंग से प्रस्तुत होते हैं, तो प्रसन्नता भी आपके भीतर स्थापित हो जाती है। और यहाँ पर एक बात है जो दिया जी के जरिए निकल कर आती है कि हमें भौतिकता से हटकर प्रसन्नता को हमारा लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और वास्तव में वही प्रसन्नता ही हम सबके जीवन का पर्पज भी है। तो पैसों को छोड़िए, प्रसन्नता की तरफ दौड़िए। देखिए कि प्रसन्नता आखिर आपको मिलती कैसे, और खुश आप तब नहीं होंगे जब आपको चीज़ें मिलेंगी, खुश होंगे तब चीज़ें आपको मिलना शुरू होंगी। तो पहले प्रसन्न होइए, खुश होइए, विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, और आप देखिए आप सब चीज़ें पा रहे हैं। यानी मूल मंत्र हमें दिया है दिया जी ने, स्वीकार्यता, शांति की। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत महत्वपूर्ण सा मूल मंत्र आपने हमें दिया है। और मैं डॉक्टर वैशाली जी की तरफ एक बार फिर से रुख करता हूँ। डॉक्टर वैशाली जी, सवाल ये लेकर हाजिर होता हूँ कि ध्यान और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कौन कौन से मुख्य वास्तु जोन हैं आपकी नज़र में, या दिशाएं होती हैं जिनको एक्टिव करना सही रहता है? जी, जैसे कि हमने अभी बात करी, अगर मेडिटेशन की बात करें, ध्यान की बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट जो ईशान कोण होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ईशान कोण में मेडिटेशन करने से, नॉर्थ ईस्ट में करने से क्या होगा
माइंड की क्लैरिटी आती है, वो जोन है क्लैरिटी का। मान लीजिए आपके पास नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन घर में अवेलेबिलिटी नहीं है वहां पे, तो दूसरी जो डायरेक्शन है आप ले सकते हैं नॉर्थ या घर का ईस्ट। नॉर्थ, घर का नॉर्थ क्या है? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा गवर्न होती है बुध प्लैनेट से, और बुध क्या है? बुध है आपकी इंटेलेक्चुअल, आपकी बुद्धि। जब आप वहां बैठकर मेडिटेशन करेंगे, आपकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगी, आपके अंदर आपकी ग्रोथ होगी, पीस ऑफ माइंड आएगा आपके अंदर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जगह है वास्तु में जो हम कहते हैं मेडिटेशन के लिए, वो है साउथ। साउथ दिशा जो है वो रिलैक्सेशन की जगह है। साउथ में आप एक बुद्धा पोस्टर लगा सकते हैं, बुद्धा स्टैचू लगा सकते हैं। आप बैठेंगे जब साउथ में, आप देखेंगे कितना रिलैक्स आप फील होते हैं मेडिटेशन के लिए। बल्कि जब आपको रिलैक्स होना है, हम साउथ दिशा में आपका बेडरूम भी दे देते हैं। अगर आपको हाइपर एंजाइटी है या बहुत गुस्सा आता है, तो साउथ दिशा ऐसी एक जगह है जो आपको रिलैक्स करती है। तो वहां पे आप अपना एक बेड लगा सकते हैं, वहां पे आप सो सकते हैं, या आपके पास अगर व्यवस्था होती है तो आप साउथ डायरेक्शन में जाके मेडिटेशन करिए। वहां पे आपको इनर पीस और इनर खुशी मिलेगी। एक बात आपको सिर्फ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी है, कहाँ नहीं बैठना। जो घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, नैऋत्य कोण, वहां आपको नहीं बैठना। वहां बैठना आपको मेडिटेशन के लिए नहीं बैठना है। वहां बैठने से क्या होगा, एक तो कंसंट्रेशन लेवल आपके पास नहीं आएगा। साउथ वेस्ट डायरेक्शन है पृथ्वी तत्व, वो ऊर्जा है। वहां बैठ के मटेरियलिस्टिक सोच आपको ज्यादा आएगी, रेदर देन आप अपने इनर सेल्फ के साथ या जो ऊपर ईश्वर है उसके साथ कनेक्टिविटी में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो साउथ वेस्ट में नहीं बैठना, बैठने की जगह है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या साउथ। जी जी, ये नॉर्थ की बात कर रहे हैं, ईस्ट की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, और साउथ की बात कर रहे हैं। साउथ वेस्ट से आप परहेज रखने की बात कर रहे हैं, जिससे आपके मन में शांति आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वैशाली जी। और अगला सवाल मैं डॉक्टर दिया जी से लेना चाहूँगा। दिया जी, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास की यात्रा की जब हम बात करते हैं तो उसमें रिश्तों को लेकर बहुत जिक्र किया जाता है कि रिश्ते मजबूत हों तो ये होता है, रिश्ते मजबूत हों तो वो होता है। तो आप क्या लगता है कि कैसे हम इन रिश्तों को निभाते हुए खुद को खोने से बचा सकते हैं? अक्सर ये देखने को मिलता है जब हम रिश्ते निभाने लगते हैं तो खुद को खो देते हैं। अब कल मातृ दिवस की बातें हो रही थी और हम देख रहे हैं अक्सर माताएं रिश्ते को निभाते निभाते खुद को खो देती हैं। इसी तमाम रिश्ते इसी तरह के, जब आप किसी रिश्ते के लिए उतरते हैं तो फिर अपने आप को खो देते हैं। तो कैसे रिश्ते भी निभाएं और कैसे खुद को खोने से भी बचें? वेरी वेरी नाइस सुनील जी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने सवाल पूछा है। आई थिंक सब अग्री करेंगे कि चाहे मर्द हो या औरतें, हम सभी अपने रिश्तों में खो देते हैं अपने आप को। हमें कभी ये नहीं सिखाया गया है कि कैसे अपने आप से भी जुड़े रहें और रिश्तों से भी जुड़े रहें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स चाहे वो मैं देखती हूँ मर्दों को भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें अपने आप को खो देती हैं, बहुत सारे मर्द भी अपने आप को खो देते हैं अपने रिश्तों में। और जब मेरे पास आते हैं, मेरे क्लाइंट्स आते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमने बहुत इम्पोर्टेंस दे रखी है कि सिर्फ एक औरत ड्रेन हो जाती है, एक औरत अपने आप को खो देती है रिश्तों में। ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे मर्द भी हैं जो अपने आप को खो देते हैं। द फैक्ट इज दैट हमें सिखाया जाता है, औरतों को सिखाया जाता है कि तुम्हें घर को देना है, घर के साथ रहना है, घर वाले, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे इन लॉज, ये तुम्हारी दुनिया है। और मर्दों को सिखाया जाता है चाहे ये तुम्हारी दुनिया है, पर इस दुनिया को नर्चर करने के लिए तुम्हें सिर्फ कमाना है, तुम्हें सिर्फ कैरियर ध्यान देना है। आप देख रहे हैं हमारी कंडीशनिंग कैसे हुई है। हमें दिखाया गया है कि मर्द को सिर्फ बाहर देखना है, औरत को सिर्फ अंदर देखना है। बट हमें ये कभी नहीं बताया जाता है कि इन दोनों को बैलेंस करना है, इन दोनों को अलग अलग से नहीं देखना है, बैलेंस करना है। अब अगर आप एज अ मैन, आप घर में आप हस्बैंड, एज अ हस्बैंड, अगर आप अपनी बीवी के साथ बात ही नहीं करेंगे, उनके साथ कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, उनके साथ उनका जो बर्डन है, जो घर का बर्डन तो दोनों तरफ होता है, पैसा कमाने का भी होता है, घर संभालने का भी होता है। अगर आप उनके साथ शेयर नहीं करेंगे तो
वो आपको पसंद करना बंद कर देंगी। और सिमिलर वे, अगर आपकी बीवी आपको समझेगी नहीं कि आपके कैरियर में या आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है और वो हमेशा डिमांडिंग रहेगी, तो वो भी आपका साथ खो देगी। तो इट इज सिंपल। हमारे रिश्ते किस लिए होते हैं? हमारे रिश्ते होते हैं हमारा सपोर्ट सिस्टम। हमारे रिश्ते होते हैं हमारे अंदर का रिफ्लेक्शन। आपका रिश्ता, आपको कोई भी रिश्ता हो चाहे, वो आपको बताता है कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। जब जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मेरा रिश्ता बहुत खराब मोड़ पर था मेरे हस्बैंड के साथ। तो हमेशा मुझे ऐसे ही लगता था कि वो गलत है। वो जैसे ही मैंने अपने आप को शांत किया, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, रादर देन उनको बाहर देखने के बजाय जो भी प्रॉब्लम्स थे, जब मैं अपने अंदर गई तो मुझे समझ में आया कि मुझ में क्या गलतियां हैं। तो मेरा रिश्ता मेरे लिए रिफ्लेक्शन बना, मुझे अपने आप को देखने का आईना बना। और अगर आप पूछेंगे 4 साल पहले और आज, मेरे रिश्ते में कंप्लीटली बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो जो रिश्ता शायद डिवोर्स करने के कगार पे था, वो आज बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। एक दूसरे के साथ हम खुश हैं, एक दूसरे को और ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये क्या है? ये है सपोर्ट सिस्टम जो पहले मैंने क्रिएट किया अपने साथ। तो जब आप बोलेंगे कि हम कैसे अपनी ग्रोथ भी देखें, तो पहले अपना सपोर्ट सिस्टम तो क्रिएट कीजिए। बाहर मांगने अगर आप जाएंगे, तो हम जब बाहर आप एज अ पर्सन भी, जब आप बाहर फंडिंग के लिए जाते हैं, किसी भी चीज की फंडिंग हो, तो वो लोग आपका स्टेटस ही तो देखते हैं। बड़ी बात है, बहुत सही बात, बहुत क्लियर एग्जाम्पल है बहुत कि क्लियर है। कि आप जब हाँ, जब आप जाते हैं बाहर, तो लोग आपसे पूछते हैं, अच्छा तुम क्या कमाते हो, तुम क्या करते हो, मैं तुम्हें क्यों फंड करूं, तुम्हारी ऑथेंटिसिटी क्या है, तुम्हारी मार्केट क्रेडिबिलिटी कितनी है। लेकिन सॉरी, अगर मैं आपसे एज अ पर्सन इंडिविजुअल मैं आपसे पूछूं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, तो आप बोलोगे अरे मैं तो ऐसा बंदा, मुझे तो कुछ नहीं आता। सिंपल सिंपल चीजों में मैं तो कुछ अपनी फैमिली के, आप अपने बारे में वो सोचते हो जो आप नहीं चाहते कि दूसरा आपके बारे में सोचे। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? जो आपको प्यार करने आएगा वो आपके बारे में क्या सोचे? जब आप खुद ही अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते, तो दूसरा क्या सोचेगा आपके बारे में? यू हैव टू स्टार्ट अपने अपने साथ। तो बड़ी हमारा बात। सेल्फ लव सबसे बड़ा कंपोनेंट है। सेल्फ लव, सेल्फ टॉक, जो आप अपने आप को प्यार करना सीखिए, अपने साथ अच्छी लैंग्वेज बात कीजिए। चाहे जो मर्जी आपकी गलतियां होती हैं, पर लैंग्वेज तो अपनी साथ अच्छी होनी चाहिए ना। गलतियां तो इंसान ही करता है। पर बिल्कुल। हमारे पास जब जब हम गलतियां करते हैं, तो जब मेरा बच्चा गलती करता है तो मैं क्या बोलती हूँ, बच्चा है छोड़ दो। लेकिन जब मैं गलती करती हूँ तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं अपने आप को गिल्ट फील करवाती हूँ, मैं अपने आप को बुरा भला बोलती हूँ। जैसे ही मैं बोलती हूँ, मेरा पार्टनर भी बोलता है। हम्म, हाँ, तुमसे तो गलती हो गई, तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर मुझे बुरा लगता है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रहा है। अरे तो आपने भी शुरुआत, तो की थी। सही बात, शुरुआत हमने खुद नहीं की थी। बड़ी बात है। एग्जैक्टली जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे, जब आप अपने अंदर जाएंगे, अपने आप के साथ कनेक्ट करेंगे, तो जो भी आपके सारे रिश्ते हैं वो सेटल हो जाएंगे। वो एक्चुअली सब सेट हो जाता है, अपने आप से बन जाता है। मैं रिलेशनशिप पे कोर्स चलाती हूँ, मेरा टैग लाइन है उस कोर्स का, हम्म, यू हैव टू वर्क ओनली ऑन वन रिलेशनशिप, दैट इज यू विथ योर ओन सेल्फ। बड़ी बात। ऑल अदर रिलेशनशिप्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। हम्म, तो आपको सिर्फ एक ही रिश्ते पर काम करना है, वो है आपका अपने आप के साथ। अपने आप बाकी खुद पे सारे काम करना। रिश्ते, हाँ, बाकी सारे रिश्ते आपके गिफ्ट में मिलेंगे आपको। बहुत सुंदर बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद दिया जी। बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही कि बाकी रिश्तों को सुधारने से पहले खुद को, खुद से रिश्ता सुधारना होगा। हमें दूसरे बेहतर बोलने उससे पहले हमें विचारधारा बनानी पड़ेगी कि हम बेहतर हैं, क्योंकि किसी ने कहा है कि जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बनते चले जाते हैं। और यहाँ पर दिया ने एक बड़ी महत्वपूर्ण सी बात कही है। मुझे लगता है कि उस बात को मैं दाग दहलवी साहब के जो शेर उसके जरिए बात अर्ज करना चाहूँ। फरमाते हैं कि वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है ना कुछ ये कलाम किसका था। तो ये बात हम जो दूसरों पर कहते हैं, अपने ऊपर भी लाजिम करना ज़रूरी है कि हमने भी कही थी वही बात सामने वाले ने की, और हमने ये बात खुद से भी कही थी कि कोई और साथ दे ना दे, हम खुद के साथ खड़े होंगे।
जब आज कोई साथ नहीं दे रहा है तो हम अपने साथ क्यों नहीं खड़े हैं, क्यों हम दूसरों की अप्रिशिएशन की, अप्रेजल की, सर्टिफिकेशन की, एक्नॉलेजमेंट का इंतजार कर रहे हैं। पहले आप खुद के साथ खड़े होइए, फिर आप देखिए बेहतर होंगे। और दूसरी बात, जब रिश्तों को सुधारने की बात हो तो पहले आप भी याद रखिए कि सामने वाले ने क्या वफा किया, वायदा क्या था, क्या बात मानने का वायदा किया था। उससे पहले आप भी ध्यान रखें कि आपने किस वफा का किस हद तक जाने का वायदा किया था, किसको कैसे निभाने का वायदा किया था, उसके ऊपर भी जिक्र किया जाए, थोड़ा सा विचार किया जाए। कार्यक्रम का समय हो चुका है, बस एक आखिरी सवाल मैं डॉक्टर वैशाली जी से लेना चाहूंगा। वैशाली जी, बुद्ध पूर्णिमा है और ऐसे पावन अवसर पर मैं आपसे घर की शांति और सकारात्मक ऊर्जा का जो केंद्र है वो बनाने के लिए कौन कौन से सरल वास्तु उपाय हैं जो आप हमें बताना चाहेंगे? जी, अगर हम वास्तु बैलेंसिंग की बात करें, जैसे मैंने कहा कि ठीक है, पांचों तत्वों का बैलेंस होना जरूरी है, बट अब आजकल अपार्टमेंट का जमाना है, घर हम अपने अकॉर्डिंग नहीं बना सकते हैं, बिल्डर्स फ्लैट है, तो आपको पूरा वास्तु बेस्ड फ्लैट, अपार्टमेंट या घर नहीं मिल सकता। तो बेसिक जो वास्तु का आप जो अपने घरों में ध्यान रख सकते हैं, सबसे पहले पॉजिटिविटी अपने घर में लेकर आनी है। वो कैसे आएगी? घर में वेंटिलेशन का होना बहुत जरूरी है। घर में खुली हवा, खिड़की दरवाजे खुलने चाहिए। घर में सनलाइट आनी बहुत जरूरी है। ये एक बेसिक सी चीज है। आप ये देखेंगे, ये करते ही आप देखेंगे कैसे पॉजिटिविटी घर में आती है। दूसरी चीज आप देखेंगे, घरों में घर के बाहर शूज रखे हुए होते हैं, जूते चप्पल बिखरे हुए होते हैं घर की एंट्रेंस पे ही, या घर के अंदर भी जूते चप्पल बिखरे हैं, गंदे कपड़े फैले हैं, गंदे कपड़े कई दिनों से पड़े हैं, बाथरूम्स, टॉयलेट्स ऑर्गेनाइज नहीं है, या घर भी ऑर्गेनाइज नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, और अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारा घर ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। घर को साफ रखिए, घर को स्वच्छ रखिए। घर में टूटा हुआ सामान कुछ भी नहीं होना चाहिए। घर में कुछ ऐसा आपको लगता है जो 6 महीने से यूज नहीं हुआ है, उसको आप घर से बाहर निकालिए। घर में रद्दी कबाड़ इकट्ठा नहीं करके रखना। घर को वेल लिट रखिए, अच्छी वेंटिलेशन रखिए। घर में सुबह शाम दिया बत्ती जलनी चाहिए। शाम होते ही 5 साढ़े 5 बजे घर में सारी लाइट्स जलाइए, घर में रोशनी करिए। और शाम के समय भी पीपल के सामने आप एक दिया जला सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है, घर आपने साफ रख लिया पर पता चले अंदर दीमक लगी हुई है, या ड्रिपिंग टैप्स है, नल टपकते हैं, या टूटी हुई टाइल्स है, या सीपेज है, ये होना बहुत ही बड़ा वास्तु दोष है। या आप देखेंगे घर में बेवजह कीलें लगी हुई हैं। हो सकता है दिवाली पे आपने लाइट लगाई या फूल लगाए, उसके बाद वो कीलें नहीं हटाई, उसमें रस्ट लग गया। ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। तो इन सबको डीक्लटर करना है, घर को साफ करना है। और जैसे बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध पूर्णिमा के समय में गौतम बुद्ध से रिलेटेड आपको एक टिप देना चाहूंगी सभी दर्शकों को। अगर आपको मेडिटेटिव पीस चाहिए, आपको मेडिटेशन में जाना है, आपको इनर पीस में जाना है, तो आप मेडिटेटिव बुद्धा की पिक्चर या एक स्टैचू ले सकते हैं। अगर आपको घर में बरकत लानी है, जॉय, पॉजिटिविटी और एबंडेंस लानी है, तो आप एक लाफिंग बुद्धा भी अपने घर के नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर वैशाली जी आपके इतने सुंदर विचारों के लिए, और हमें जो मंत्रणाएं दी हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये थे हमारे आज की अतिथि एक्सपर्ट्स जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें बताया कि किस तरह से हम लोग अपने जीवन के अंदर शांति, उल्लास, सौहार्द, प्रेम और स्थिरता को शामिल कर सकते हैं। कार्यक्रम का समय हो चुका है, बस जाते जाते काफी आदमी साहब का एक शेर अर्ज करूंगा। मुझे लगता है कि वो शेर ऐसा है जिसके अंदर हमें शांति के लिए एक नया रास्ता नजर आता है। कैफे साहब फरमाते हैं कि इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज ज़मीं भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। तो हमें अपनी जो ख्वाहिशें हैं उनको भी लगाम देनी बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी ख्वाहिशों को अपने लिहाज से ही बढ़ाइए। आप देखिए कि ज़रूरतें कितनी हैं, आवश्यकता क्या है, उसी के हिसाब से बाकी आप कितना बढ़ाते जाइए, कोई इंतहा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में जुड़े, हमारा मार्गदर्शन किया और हमें बताया कि आखिर हम शांति की तरफ किस तरह से। आशा है इस मंच के ऊपर आप सुनील जी, थैंक यू सुनील जी। मैं कुछ बोलना चाहूंगी।
बुद्ध पूर्णिमा के दिन और मेडिटेशन की बात की रही है, डॉक्टर वैशाली ने भी इतनी सारी चीज़ें बताई। हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन मैं मेडिटेशन करती हूँ और बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। तो आज बुद्ध पूर्णिमा है और मैंने एक मेडिटेशन रखा है फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर सोल्जर्स। हमारे जो जवान सरहद पर हैं उनके लिए मेडिटेशन रखा हुआ है मैंने। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो मैं शेयर कर दूंगी डिटेल्स। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट और ये सबके लिए है। हम बैठते हैं, आधा घंटा हम मेडिटेशन करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन होता है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा का पावन अवसर है। तो हम चाहते हैं कि कलेक्टिव वाइब्स भेजें हम हमारे सोल्जर्स की तरफ। जैसा भारत में माहौल है, वी नीड ऑल दिस थिंग्स। हम चाहते हैं कि हम प्रेयर्स भेजें। तो अगर किसी को चाहिए तो मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर कर दूंगी, आप शेयर कर दीजिएगा ऑडियंस के साथ। जी जी जी, ज़रूर ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। दर्शकों, हमारे साथ दिया बनाने जुड़े हैं और इन्होंने अपना जो एक आज आयोजन करने जा रहे हैं उसकी डिटेल्स दी है। अगर आप लोग इससे इंटरेस्टेड हैं तो आप उनसे संपर्क करें, दिया जी से आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पुनः मिलेंगे इस विश्वास के साथ। आज आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।